Hello everyone, my name is Mukesh and we are back with the explanation of the poem The Wasteland. और कल हमने जो है 18 लाइन तक पढ़ा था। इसमें मैरी नाम का एक कैरेक्टर है जो बता रही है कि किस तरह से लाइफ जो है वो वर्ल्ड वॉर के पहले थी अब और किस तरह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में हो गई है। पहले की लाइफ माउंटेन्स की लाइफ, फ्री लाइफ, और बाद की लाइफ जो है दैट इज़ जस्ट अ लाइफ ऑफ कन्फाइनिंग वन सेल्फ टू वंस रूम एंड रीडिंग बुक्स। नाउ हम 19 लाइन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड स्टैंजा बोल सकते हैं इसको, क्योंकि शिफ्ट हो रहा है यहाँ से। मीनिंग व्हाट आर द रूट्स दैट क्लच व्हाट ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिश। पूरे को पढ़ना पड़ेगा एक साथ, एक लाइन को नहीं पढ़ सकते अपन, कि ये पूरा का पूरा एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि कोई ऐसी रूट्स, ऐसी जड़ या ऐसा पौधा जो ज़मीन को पकड़ सके, क्लच कर सके, कोई ऐसी टहनी जो उग सके है क्या आउट ऑफ द स्टोनी रबिश, इस पत्थरों वाली रबिश जगह से। मतलब ये है कि ये जो लैंड है वो ऐसी हो गई है, स्टोनी है, कि यहाँ से कोई भी पौधा अपनी जड़ें नहीं मजबूत कर सकता और कोई भी ब्रांचेस नहीं उग सकती। तो सिंपल भाषा में बोले तो स्टोनी जो धरती है पत्थरों वाली, उसमें कोई भी पौधा या कोई भी पेड़ नहीं उग सकता है। मतलब वेस्टलैंड के हिसाब से सोचें तो जगह ऐसी है जहाँ पे कोई भी स्पिरिचुअलिटी जो है उसकी संभावना ही ख़त्म हो गई है। सन ऑफ मैन यू कैन नॉट से और गेस फॉर यू नो ओनली अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस वेयर द सन बीट्स एंड द डेड ट्री गिव्स no shelter, the cricket no relief and the dry stone no sound of water। कितनी बड़ी लाइन है ये, और ये जो है एक रेफरेंस है बाइबल के ये चैप्टर से, इसको इजिकियल के नाम से भी जानते हैं, EZEKIEL, और इसमें चैप्टर नंबर 2.1 है ये। और इस चैप्टर में सन ऑफ मैन जो है वो यहाँ पर जो है अपन किसको बोलेंगे, पूरी ह्यूमैनिटी को या मानव को बोलेंगे। और एक संवाद स्थापित हो रहा है एक हायर पावर के बीच में और ह्यूमन बीइंग के बीच में। तो बोलता है कि सन ऑफ मैन यू कैन नॉट से और गैस, तुम ये बता नहीं पाओगे, ह्यूमन बीइंग्स को बोला जा रहा है। फॉर यू नो ओनली अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस, क्योंकि तुम जिस संसार में जी रहे हो, तुम जिस वर्ल्ड में जी रहे हो, वहाँ पर यू नो नथिंग कॉन्क्रीट, तुम्हें स्पष्ट साफ साफ पूरी पिक्चर के बारे में पता ही नहीं है कुछ भी, बिकॉज तुम सिर्फ कुछ टूटी फूटी इमेजेस जानते हो, आधी अधूरी बातें तुम्हें पता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में। और वो संसार कैसा है, वेयर द सन बीट्स, जहाँ पर सूर्य तपाता है, एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, और मरे हुए पेड़ कोई छाया नहीं देते हैं, द क्रिकेट नो रिलीफ, और क्रिकेट जो छोटे मोटे कीट पतंगे होते हैं, झिंगूर बोलते हैं इनको, उनकी आवाज़ जो है वो नहीं सुनाई देती है, एंड द ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर, और ये जो ड्राइनेस है, इन ड्राई स्टोन से पानी की कोई आवाज़ नहीं आती है। पानी याद रखना लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, और लाइफ का मतलब T.S. एलियट जो है वो क्या लगाता है, द स्पिरिचुअलिटी विच इज़ नाउ एबसेंट बिकॉज देर इज़ नो वाटर, ओनली देर इज़ शेडो अंडर दिस रेड रॉक, और अगर कहीं छाया है तो वो सिर्फ इस रेड रॉक के अंडर है। नाउ वैसे तो बाइबल में जब रेड वर्ड यूज़ किया गया, एडम के लिए यूज़ किया गया, द फर्स्ट मैन ऑफ दिस अर्थ, और यहाँ पर रेड रॉक जो है वो चर्च को भी या स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करती है। तो अगर कहीं थोड़ी बहुत छाया है तो वो यही है, कम इन अंडर द शैडो ऑफ दिस रेड रॉक, और आओ अगर तुम्हें वास्तव में अपनी लाइफ जीनी है तो इस रेड रॉक की छाया के अंदर आ जाओ। वैसे हिंदी बोले तो रेड रॉक का मतलब लाल पत्थर हो सकता है, बट लाल पत्थर रिप्रेजेंट्स हियर व्हाट, द चर्च और द स्पिरिचुअलिटी। चर्च मीन्स स्पिरिचुअलिटी, चर्च का मतलब सिर्फ घंटियाँ बजाना नहीं है, ओके। And I will show you something different from either your shadow at morning striding behind you or your shadow at evening rising to meet you। Now, shadow के बारे में पहले बात हुई थी, वो बात हुई थी छाया की। अब यहाँ पे shadow की जो बात हो रही है वो परछाई की बात हो रही है। वो हायर पावर जो है वो सन ऑफ मैन को क्या बोलती है कि तुम जो जानते हो ना, मैं उससे तुम्हें कुछ डिफरेंट दिखाने वाला हूँ। तुम क्या जानते हो, योर शेडो एट मॉर्निंग, तुम्हारी जो छाया है, परछाई है, स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे भी चलती है, और योर शेडो एट इवनिंग राइजिंग टू मीट यू, और तुम्हारी जो छाया है, परछाई है, जो राइजिंग टू मीट यू, तुम्हारे सामने तुम्हें दिखाई देती है तुम चलते हो जब। तो मतलब ये है कि
हम पर्पसलेसली चले जा रहे हैं, और जो हायर पावर है हमें बोलती है सन ऑफ मैन से एड्रेस करते हुए कि तुम्हारा जो वर्ल्ड बन गया है ना, वो कैसा बन गया है, यहाँ पर वाटर नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है, छाया नहीं है, और यहाँ पे कोई पेड़ या पौधा जो है स्पिरिचुअलिटी का उग भी नहीं सकता है, क्योंकि तुमने अपनी भूमि को बनाई ऐसा लिया है, तुमने अपनी लाइफ को ऐसा बना लिया है। बट मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो तुमने कभी देखा नहीं होगा। आई विल शो यू फियर इन अ हैंड फुल ऑफ डस्ट। मैं तुम्हें एक मुट्ठी भर रेत में डर दिखाऊंगा। ये तो इसकी हिंदी हो गई। और आपको याद होगा कि डस्ट मुट्ठी भर हमने पहले जब बात की थी, आपको मैं याद दिलाता हूँ कि जब हमने शुरू में एपिग्राफ की बात की थी, सिबिल की बात की थी, तो हमने वहाँ पर देखा था कि किस तरह से मुट्ठी भर रेत लेके उसने कहा था कि मुझे इतने साल जीना है। तो आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट का मतलब हुआ कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि लंबा जीना जो है वो कितना फियरफुल हो सकता है। एक रेफरेंस इसकी ये है। एक इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं अपन कि एवरीबडी हैज़ टू डाई वन डे, एवरीबडी हैज़ टू बी ए पार्ट ऑफ डस्ट वन डे। एक दिन मिट्टी बनना है सबको। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मौत का डर क्या होता है। ओके, नाउ ये तो हो गया हमारा इस स्टैंजा 30 लाइन्स तक। 31 लाइन पे जैसे हम आते हैं बिल्कुल फिर से मूड जो है वो चेंज हो जाता है। और 31 लाइन से शुरू होते ही जो जर्मन लाइन्स है ये वैगनर WAGNER वैगनर का एक वर्क है, ओपेरा है, ट्रिस्टन एंड इसोल्ड, TRISTAN, ट्रिस्टन एंड इसोल्ड, ISOLDE। इसकी लाइन्स है ये। Frisch wird der Wind der Himmelschuh, mein Kind who will this do, जिनका ट्रांसलेशन क्या है, पहले लाइन का है फ्रेश ब्लोज द विंड, हवा जो है वो ताज़ी चल रही है। सेकंड लाइन जो है उसका ट्रांसलेशन है टू द होम लैंड, मतलब हमारा जो घर है उसकी तरफ। थर्ड लाइन जो है उसका मीनिंग है माई आयरिश चाइल्ड, मेरे आयरिश बच्चे। चौथी लाइन जो है उसका मतलब है वेयर डू यू वेट, तुम कहाँ के लिए इंतज़ार कर रहे हो। इसमें मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा फ़िलहाल, तो इतना बता देता हूँ कि वैगनर का जो ओपेरा है उसमें इसोल्ड जो है जब वो आयरलैंड जा रही है तो वो एक सेलर को ये गाना गाते हुए सुनती है, तो उसको याद आते हैं अपने प्यार के जो वचन हैं जो ट्रिस्टन से किए हैं उसने, और उसके जो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, वो सब उसको याद आते हैं। तो यहाँ पर ये 4 लाइन्स क्या शो करती हैं ना, यहाँ पे ये 4 लाइन्स ये शो करती हैं कि ह्यूमैनिटी में अगर वो सोचें तो अभी भी आशा बाकी है। मीन्स इफ़ यू रूमिनेट, इफ़ यू थिंक, you can think about the promise of love, and you can also think about the possibilities which lie in future, but ऐसा होना बड़ा ही मुश्किल है, ऐसा हमें पता लगेगा आगे जाके ना। फिर से अचानक से जो है पोएम का मूड जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। ओके, और फिर हम आते हैं किस पे, यू गेव मी हाइसिंथ्स फर्स्ट अ ईयर अगो, दे कॉल्ड मी द हाइसिंथ गर्ल। हाइसिंथ्स जो हैं दे आर फ्लावर्स। तो एक नया स्पीकर आता है, ये बिल्कुल शुरू वाली मैरी भी हो सकती है, कोई और भी हो सकता है, वी डू नॉट हैव एनी आइडिया। ना ही एलियट ने हमें अपने नोट्स में जो उसने लिखे हैं बताया है। तो तुमने मुझे पहली बार 1 साल पहले हाइसिंथ्स के फ्लावर दिए थे, दे कॉल्ड मी द हाइसिंथ गर्ल। तो उन्होंने मुझे क्या करना शुरू कर दिया था, हाइसिंथ गर्ल कहना शुरू कर दिया था। मतलब ऐसी गर्ल जो हाइसिंथ फ्लावर्स जो है वो वेयर करती है या पहनती है। और ये हाइसिंथ का जो रेफरेंस है इसको भी आप थोड़ा सा याद रखना। ये ओविड एक राइटर हैं, OVID, ओविड की एक बुक थी मेटामॉर्फोसिस, METAMORPHOSIS, मेटामॉर्फोसिस। ओके, उसका रेफरेंस है जहाँ पर हाइसिंथ नाम का एक बॉय था जिसको अपोलो प्यार करता था। तो ये होमोसेक्सुअलिटी की बात भी करता है थोड़ी बहुत। अपोलो गॉड थे, तो अपोलो के किसी राइवल ने उस लड़के को मार दिया था, और उनकी आँखों से, अपोलो की आँखों से जो आंसू गिरे थे वो फूल बन गए थे, और उस फूलों को क्या नाम दिया गया था, हाइसिंथ। ओके, नाउ
यहाँ पे जो हाइसिंथ की बात हो रही है वो क्यों हो रही है? एक तो टी.एस. एलियट के नोट से हमें पता लगता है कि बिकॉज टी.एस. एलियट जो है उस समय होमोसेक्सुअलिटी को बहुत बुरा माना जाता था, डायरेक्टली बात कर नहीं सकता, तो वो हिंट दे रहे हैं। दूसरा जो मीनिंग है वो पता लगेगा जब हम आगे बढ़ेंगे, और थोड़ा सा हम पढ़ते हैं आगे। यू गेव मी हाइसिंथ फर्स्ट ईयर अगो, दे कॉल्ड मी द हाइसिंथ गर्ल। तो वो मुझे लोग जो हैं मुझे क्या कहने लग गए थे? हाइसिंथ गर्ल कहने लग गए थे। येट व्हेन वी केम बैक लेट फ्रॉम द हाइसिंथ गार्डन, और जब हम शाम को देरी से हाइसिंथ गार्डन से वापस आए थे, योर आर्म्स फुल, तुम्हारी बाहें भरी हुई थी, योर हेयर वेट, तुम्हारे बाल गीले थे, आई कुड नॉट स्पीक एंड माई आइज़ फेल्ड, और मैं बोल नहीं पाया, मेरी आंखें जो हैं वो मुझे जवाब देगी, मुझे दिखाई देना ही बंद हो गया। नाउ सी दिस इज़ अ रिप्लाई। पहले जो दो लाइन्स हैं हाइसिंथ वाली, दे कॉल्ड मी हाइसिंथ गर्ल तक, वो लड़की द्वारा बोली गई हैं, और जो बाद का जो है वो रिप्लाई है वो किसके द्वारा दिया गया है? बॉय द्वारा दिया गया है। कौन बॉय है कौन लड़की है वी डोंट नो, पर इसका मीनिंग मैं आपको जरूर क्लियर करूँगा आगे जाके। तो योर आर्म्स फुल, योर हेयर वेट, तुम्हारे बाल गिले थे, आई कुड नॉट स्पीक एंड माई आइज़ फेल्ड, मेरी आंखें जवाब दे गई मुझे, आई वॉज नाइदर लिविंग नॉर डेड, ना मैं जिंदा था ना मैं मरा हुआ था। नाउ एंड आई न्यू नथिंग, मुझे कुछ नहीं पता था, लुकिंग इन टू द हार्ट ऑफ लाइट द साइलेंस, और मैं जब रोशनी की तरफ देखता तो मुझे सिर्फ सन्नाटा या शांति दिखाई दे रही थी। मतलब ये है कि मैं ना तो लिविंग था और ना ही डेड, दोनों में से कुछ भी नहीं। ओके, नाउ यहाँ पर ये जो संवाद है एक लड़का और लड़की के बीच में, जो डायलॉग है लड़का और लड़की के बीच में, ये डायलॉग अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि ट्रू लव जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। फूल देना है ना, एंड फूल देने पे खुश होना, फूल बालों में लगाना, इतना खुश होना, इस बात पे भी खुश होना कि लोग मुझे हाइसिंथ गर्ल बोलने लग गए थे। ये सब बातें जो हैं पहले की हैं, किससे पहले की? वर्ल्ड वॉर द फर्स्ट। बट व्हेन वी केम बैक, अब यहाँ पे ये मत समझना कि वो बगीचे से वास्तव में वापस आ रहे हैं। मतलब ये हुआ कि जब अब की बात करते हैं, युद्ध के बाद की बात करते हैं, तो वी कैन नॉट सी एनीथिंग, इस लव के बारे में हम कुछ नहीं जानते। ना तो मैं जीवित हूँ ना मरा हूँ, क्योंकि प्यार के बिना ना तो इंसान जीवित है ना मरा हुआ। जिंदा तो है वो, अलाइव तो है वो, बट वो प्यार के बिना मुर्दा ही एक तरह से। तो मतलब अब दिलों में भी क्या दिखती है? सिर्फ साइलेंस दिखती है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। लेट मी चेक कितना बड़ा हुआ है वीडियो। ओके, वी कैन मेक सम मोर लाइन्स। नेक्स्ट जो लाइन है वो हम बात करते हैं। ओइड अनलियर डासमीर, डेसोलेट एंड एम्प्टी इज़ द सी, मतलब तन्हा और खाली है पूरा समुद्र। अभी आप देखिए, हमने शुरुआत की थी कि समुद्र में एक व्यक्ति जो है, एक सेलर जो है वो गाने गा रहा है, और अब हम बात कर रहे हैं समुद्र जो है वो खाली है बिल्कुल। मतलब फिर से वही रेफरेंस है किसका? जो वैगनर का जो ओपेरा है उसी से लिया गया है ये। और लास्ट लाइन जो है वो इस हमें शो करती है कि सब कुछ ख़त्म, सब कुछ खाली है, सब कुछ डेसोलेट है। और ट्रिस्टन जो आइसोल्ड की वेट कर रहा था, मैं अब देखो पूरी कहानी तो आपको नहीं सुना पाऊँगा, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी ट्रिस्टन और आइसोल्ड की। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको खुद जाके कहीं, ट्रिस्टन एंड आइसोल्ड। तो ट्रिस्टन आइसोल्ड की वेट करता ही रह जाता है और वेट करते करते ही मर जाता है। और वो समुद्र के किनारे खाली समुद्र को देखकर, क्योंकि समुद्र के रास्ते उसकी प्रेमिका ने, आइसोल्ड ने आना था, बट वो नहीं आती है। सो मीन्स जो होप है वो ख़त्म है। तो एलियट हमें थोड़ी सी होप दिखाता है कि रेड रॉक के अंडर आओ, फिर उसी स्टैंजा में ही हमारी होप को क्या करता है? ख़त्म भी कर देता है। कि सी ये कॉन्फ्लिक्ट जो है एलियट का, ये एक्चुअली उस समय के वर्ल्ड का कॉन्फ्लिक्ट भी है, कि मतलब किस तरह से लोग जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में हैं और लोग जो हैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आगे चलते हैं, फिर से एक नया चैप्टर, एक तरह से पूरा नया चैप्टर ही मान लीजिए। मैडम सोसोस्ट्रिस, फेमस क्लेयरवॉयंट, हैड ए बैड कोल्ड। हैड ए बैड कोल्ड, जुकाम होना बहुत बड़ा, अच्छा वाला, मतलब खासा, अच्छा खासा।
और मैडम सोसोस्ट्रिस जो है यहाँ पे फिर से हमें एक अलूजन है, फिर से हमें एक रेफरेंस है आल्डस हक्सली जो है, ALDOUS आल्डस HUXLEY हक्सली, इनका नोवेल था क्रोम येलो। क्रोम येलो नोवेल से लिया गया कैरेक्टर है ये। तो मैडम सोसोस्ट्रिस जो है फेमस क्लेयरवॉयंट क्या होता है, जो फ्यूचर देख सकता है। तो मैडम सोसोस्ट्रिस जो बहुत ही फेमस फ्यूचर देखने वाली हैं, हैड ए बैड कोल्ड, उनको कोल्ड हो गया है, मतलब उनकी जो हेल्थ है वो ख़राब है, मतलब हेल्दी नहीं है। मतलब यहाँ तक कि जो स्पिरिचुअल लोग हैं ना, जो फ्यूचर बताने वाले हैं, जो कार्ड्स देखने वाले हैं, वो भी अब हेल्दी नहीं है। हेल्दी मतलब फिजिकली नहीं, स्पिरिचुअली। नेवरदलेस, चलो छोड़ो इस बात को, इज़ नोन टू बी द वाइजेस्ट वुमन इन यूरोप, उसको यूरोप में सबसे बुद्धिमान महिला माना जाता है। विद अ विकेड पैक ऑफ कार्ड्स, और बड़े ही अजीब से कार्ड है उनके पास। हियर सैड शी, उसने कहा, क्या कहा, इज़ योर कार्ड, ये लो तुम्हारा कार्ड। द ड्राउंड फिनिशियन सेलर, ये फिनिशिया का एक सेलर है, फिनिशिया जगह का नाम है, और उस फिनिशियन सेलर की जो है एक कार्ड आता है कि इसमें एक सेलर है जो डूबा हुआ है। नाउ फिनिशियन सेलर डूबा हुआ है, अभी कार्ड दिखाने वाली है किसको, जो हमारा नरेटर है इस पार्ट का, कौन है अभी नहीं पता हमें। तो एक ड्राउंड फिनिशियन सेलर है, तो उसकी आंखें जो हैं वो कैसी थी, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज। नाउ अगेन अ रेफरेंस, किसका, विलियम शेक्सपियर का टेम्पेस्ट में से लिया गया है। पूरा जो स्टैंजा था वो क्या था, फुल फैदम 5 thy father lies, of his bones are coral made, those are pearls that were his eyes। जो उसकी आँखें अब तुम्हें पर्ल्स जैसी लग रही है ना, वो एक्चुअली उसकी आँखें थी, मतलब वो मर चुका है। those are pearls that were his eyes, look, वो इस कार्ड में तुम्हें जो पर्ल्स दिखाई दे रहे हैं ना, वो उसकी आंखें थी। अब सुनने में तो लगेगा पर्ल्स मोती बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है कि जो जीवित चीज़ थी, जो आंखें थी, वो अब क्या बन चुकी हैं, निर्जीव पर्ल्स, मतलब डेकोरेशन की चीज़ सिर्फ। तो ये कार्ड दिखा रही है और ये कार्ड के थ्रू बताएगी कि ये जो वेस्टलैंड है उसका जो हाल है वो क्या हो चुका है। ऐसा करते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, यूट्यूब पे प्रॉब्लम आएगी, सो हम अगले वीडियो में बात करते हैं। दैट विल बी ऑल।